तो दोस्तों ये इस कहानी का तीसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए। तो पिछले पार्ट में लिंग हू किसी तरह एक और मौत जैसी सिचुएशन से बच गया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शी युआन उसे समझाते हुए कहता है, चिंता मत करो, दोनों ने बस कुछ बार ही बात की है, अब उसकी शादी होने वाली है, इसलिए आगे भी ज्यादा से ज्यादा कभी कभी ही मुलाकात होगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर XUAN सोचता है, लिंग हू, अभी तुम्हारे आसपास जितनी भी लड़कियां हैं, बहुत जल्द ये सब मेरी होगी। तभी हॉल के दूसरी तरफ से किसी की आवाज आती है। चुरान के पिता एक मेहमान को बुलाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर को एम्परर के पास लेकर जाया जाए। XUAN इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अब कहानी पलटने का समय आ चुका था। दरवाजे के पास खड़े कुछ लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। हालत बहुत खराब लग रही है। बूढ़े मास्टर तो बेहोश भी हो गए हैं। कल रात से वो होश में ही नहीं आए। डा जुआंग आकर लिंग हू से कहता है, अंकल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, अब तो उन्हें सच में किसी डिवाइन डॉक्टर की जरूरत है। लिंग हू फिर शांग वेन से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? शांग वेन अपना माथा सहलाते हुए कहता है, मुझे लगभग अंदाजा हो गया है, बस एक बार इनकी नब्ज देखनी होगी। दूर खड़ा XUAN ये सब देखकर सोचता है, आज वही दिन है जब लिंग हू की बेइज्जती होने वाली है। शांग वेन धीरे से टैंग शू को बैठाता है और कहता है, अच्छा हुआ आपको होश आ गया। फिर वो समझाता है, ये बीमारी बहुत अजीब है, कई डॉक्टर इन्हें देख चुके हैं, लेकिन कोई भी असली वजह पता नहीं लगा पाया। और सबसे बड़ी बात, जो दवाइयाँ अब तक दी जा रही थी, उनका असर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। टैंग शू कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई इलाज है तो बिना झिझक मेरी मदद करो। तभी XUAN की तरफ देखकर कहता है, XUAN, ये टैन परिवार के मुखिया है, तुम्हें कितना भरोसा है कि तुम इनकी हालत ठीक कर सकते हो? XUAN इतना भी बेवकूफ नहीं था। वो समझ गया कि XIO उसे इस्तेमाल करके टैन परिवार की नजरों में अच्छा बनना चाहता है, लेकिन इस बार वो खुद को इस्तेमाल होने देगा, क्योंकि इस समय दोनों का मकसद एक ही था। इसलिए वो कहता है, मैं इनकी नब्ज देखकर बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ चेहरा देखकर ही इतना कह सकता हूँ कि इन्हें ठीक करने की संभावना 50% से ज्यादा नहीं है। XIO फिर भी खुश होकर कहता है, मुझे पता था कि मैंने सही आदमी पर भरोसा किया है, और हाँ, अगर इलाज सफल हो गया तो मेरा नाम लेना मत भूलना, फायदा हम दोनों को मिलना चाहिए। XUAN को उसका कंधे पर हाथ रखना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कहता। आखिर अभी वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। XIO उसे आगे खींचते हुए कहता है, चलो पहले नब्ज देख लेते हैं, लेकिन XUAN उसे रोक देता है। उसे एक पुरानी कहावत याद आती है, पहले साधारण चीज सामने लाओ, फिर असली कमाल दिखाओ। अगर वो अभी अपनी काबिलियत दिखा देगा तो उसका असर उतना नहीं होगा। इसलिए वो कहता है, पहले उस दूसरे डॉक्टर को कोशिश करने दो। XIO हैरान होकर पूछता है, क्या? पहले उस डिवाइन डॉक्टर को मौका दे, अगर उसने इलाज कर दिया तो हमारा क्या होगा? XUAN मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, वो सिर्फ डॉक्टर होने का नाटक करता है, असल में वो एक धोखेबाज है, और जब वो नाकाम हो जाएगा उसके बाद अगर हम सामने आए तो सब लोग और भी ज्यादा प्रभावित होंगे। XIO कुछ देर सोचता है, फिर सिर हिलाता है, बात तो सही है XUAN, तुम सच में काफी तेज हो। तभी XIO उस कथित डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखता है और जोर से कहता है, सब लोग देखिए, ये रहे डिवाइन डॉक्टर। फिर वो शांग वेन को आगे लाकर कहता है, डॉक्टर शांग वेन, आप अभी अभी XIO परिवार आए हैं, क्यों न पहले आप ही ओल्ड मास्टर को देखकर बताएं। टैन परिवार का एक बेटा खुश होकर कहता है, शुक्र है XIO परिवार किसी डॉक्टर को साथ लेकर आया। शांग वेन हल्का सा झिझकता है, लेकिन फिर कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। पीछे खड़े लिंग परिवार के लोग उसे हौसला देते हैं और कहते हैं, अपनी पूरी कोशिश करना। उधर लिंग हू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आखिर में सारी मुसीबत मेरे सिर ही आने वाली है। तभी डा जुआंग आगे बढ़कर सब लोगों से कहता है, वैन परिवार की 18वीं पीढ़ी ने एक से बढ़कर एक डॉक्टर दिए हैं, उन्होंने अनगिनत लोगों की जान बचाई है। डिवाइन डॉक्टर शांग वेन का कोई मुकाबला नहीं है, लोग तो इन्हें मास्टर हुआ का पुनर्जन्म तक कहते हैं। लिंग हू सोचता है, इतनी लंबी चौड़ी तारीफ करने की क्या जरूरत थी, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सारा दोष मेरे सिर आ जाएगा। शांग वेन टैंग शू की नब्ज देखता है, फिर कहता है, मेरी जांच के हिसाब से इनकी नब्ज सामान्य नहीं है, बीमारी की जड़ लिवर में है। ऐसा लग रहा है कि 6 मेरिडियंस की वजह से गॉल ब्लैडर पूरी तरह रुक गया है और उसकी आग हार्ट तक पहुंच रही है। इसी वजह से जहर हार्ट और लिवर दोनों में जमा होता जा रहा है।
और हालत लगातार बिगड़ रही है। फिर वो शांत आवाज में कहता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। शांग वेन भरोसे से कहता है, मेरी 9 डिवाइन नीडल्स टेक्निक के सामने ये बीमारी टिक ही नहीं सकती। कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। उधर XUAN हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है, कैसी बेकार टेक्निक है। मेरी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल फ्लावर टेक्निक इससे कहीं बेहतर है। जब ये सबके सामने बेइज्जत होगा और वही लिंगहू की बर्बादी की शुरुआत होगी। शांग वेन एक्यूपंक्चर की नीडल्स तैयार करने लगता है। तभी अचानक वो लिंगहू को अपने पास बुलाता है। प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है। मैं? शांग वेन सिर हिलाकर कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। लिंगहू घबरा जाता है। मुझे मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, आखिर ये मुझे क्यों बुला रहा है? सुअर काटने के लिए भी कसाई चाहिए होता है। इसे क्या लगता है कि मैं इसकी मदद कर पाऊंगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज रात मेरी मौत तय है। लेकिन शांग वेन मुस्कुराकर कहता है, यंग मास्टर लिंगहू बहुत विनम्र है। क्या तुम अब भी अपनी मेडिकल टैलेंट सबसे छिपा कर रखना चाहते हो? फिर वो सबकी तरफ देखकर कहता है, बहुत समय पहले यंग मास्टर लिंगहू को मेडिसिन की कला का वरदान मिला था। एक बार मेरे कंधे में बहुत दर्द था, तब इन्होंने बिल्कुल सही एक्यूपंक्चर पॉइंट पर सुई लगाई थी और एक पल में मेरा दर्द गायब हो गया था। लिंगहू बस उसे देखता रह जाता है। उसे लग रहा था कि ये आदमी साफ साफ उसकी खुशामद कर रहा है। शांग वेन फिर कहता है, लिंगहू, चलो शुरू करते हैं। ये नीडल लो और पहले इसे डिसइंफेक्ट कर दो। फिर वो पहली नीडल माथे पर लगाते हुए कहता है, ये पॉइंट कमर दर्द और सर्दी दोनों के लिए बहुत असरदार है और ये वाला पॉइंट शरीर के मेरिडियंस को संतुलित करता है। लिंगहू बस चुपचाप सिर हिलाता रहता है, जबकि शांग वेन लगातार उसे निर्देश देता रहता है। उधर XUAN मुस्कुरा रहा था। फिर वो कहता है, तरीका तो सही है, लेकिन तुम्हारी टेक्निक अभी भी अधूरी है। शांग वेन तुरंत गुस्से में पूछता है, ये बदतमीज लड़का कौन है जिसने बीच में बोलने की हिम्मत की? XUAN बिना डरे कहता है, क्या अपनी गलती की वजह से अब मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं बची? शांग वेन पलट कर कहता है, तुम आखिर हो कौन? टैन परिवार के यंग मास्टर। इस लड़के को अभी बाहर निकलवाओ। इसका यहाँ होना भी अपमान है। टैन परिवार का आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन XUAN उसे रोक देता है और कहता है, सोच समझकर फैसला करना। इस समय टैन शू को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दोगे। शांग वेन अपनी छाती पर हाथ मारकर कहता है, कितने अज्ञानी हो तुम। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इनका इलाज नहीं कर सकता? लिंगहू चुपचाप ये सब देख रहा था। उसे लगा, अब यही वो हिस्सा है जहाँ दोनों एक दूसरे को घूरना शुरू करेंगे। इसके बाद शर्त लगेगी। और ठीक वैसा ही होता है। उसकी ये बात चुरान और QUA दोनों सुन लेती है। तभी शांग वेन उंगली दिखाकर कहता है, जब तुम्हें मेडिसिन पर इतना भरोसा है तो फिर एक शर्त हो जाए। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो देखते हैं पहले टैंग शू को कौन ठीक करता है। अगर मेरी नीडल्स ने ओल्ड मास्टर को ठीक कर दिया तो तुम सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगोगे और यंग मास्टर लिंगहू को भी झुककर सलाम करोगे। लिंगहू पूरी तरह उलझ जाता है। आखिर मुझे हर बार बीच में क्यों घसीट लिया जाता है? मैं तो इसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहता था। लेकिन XUAN कहता है, ठीक है, शर्त मंजूर है, लेकिन अगर तुम टैंग शू का इलाज नहीं कर पाए तो। लिंगहू का दिल बैठ जाता है। XUAN खुद ही जवाब देता है, अगर तुम हार गए तो तुम दोनों मेरे सामने घुटनों पर बैठोगे। लिंगहू के दिमाग में तुरंत अपनी ही तस्वीर आ जाती है जिसमें वो घुटनों पर बैठा हुआ है। उसे लगा, मेरी किस्मत ही खराब है। कहानी के हिसाब से शांग वेन का हारना तय था, क्योंकि उसके पास डिवाइन एक्यूपंक्चर टेक्निक का एक जरूरी पन्ना नहीं था जिसमें लिखा था कि इलाज पूरा करने के लिए थोड़ा खून निकलना जरूरी है। लेकिन शांग वेन को इस बात का पता ही नहीं था। लिंगहू सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो XUAN मुझे पूरी तरह कुचल देगा। फिर अगले ही पल उसे लगा, शायद इतना भी बुरा नहीं है। घुटनों पर बैठने से क्या ही हो जाएगा। असली परेशानी तो ये है कि इसके बाद ये कमीना और भी आसानी से सारी खूबसूरत लड़कियों को अपने हारेम में शामिल कर लेगा। लेकिन ये बात चुरान और QUA भी सुन लेती है और दोनों का ऐसा कोई इरादा बिल्कुल नहीं था। तभी शांग वेन आखिरी नीडल भी लगा देता है और कहता है, अब बस इसे निकालना बाकी है। टैंग शू का बेटा अपने पिता से कहता है, अब उठकर देखने की कोशिश कीजिए। टैंग शू धीरे धीरे उठते हैं और कहते हैं, काफी समय बाद आज इतना हल्का महसूस हो रहा है। सीने का दबाव भी खत्म हो गया और सिर भी बिल्कुल साफ लग रहा है। डॉक्टर शांग वेन सच में कमाल के डॉक्टर है। उनके आसपास खड़े सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं और उन्हें डिवाइन डॉक्टर कहकर पुकारने लगते हैं। लेकिन लिंगहू पूरी तरह उलझ जाता है। रुको,
असली कहानी के हिसाब से तो इसी समय ओल्ड मास्टर को खून की उल्टी होनी चाहिए। जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आती है, टैंग शू अचानक खून की उल्टी कर देते हैं। XUAN तुरंत मुस्कुराकर कहता है, देखा, आखिर हुआ वही जिसका मुझे इंतजार था। लगता है इलाज पूरा नहीं हुआ। अब आखिरकार तुम्हें मेरी मदद लेनी ही पड़ेगी। ये तथाकथित डिवाइन डॉक्टर तो सिर्फ एक धोखेबाज निकला। टैन परिवार के लोग घबराकर उससे जल्दी कुछ करने की विनती करते हैं, लेकिन XUAN सिर्फ तिरस्कार भरी मुस्कान देता है। यही होता है जब तुम किसी नकली डॉक्टर पर भरोसा करते हो। अगर शुरुआत से मेरी बात मानी होती तो कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन तुम सबने उस निकम्मे लिंग हू का साथ दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। जब ये दोनों हार जाएंगे, तब ये मेरे सामने सिर झुकाकर मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। ये सुनकर चू रैन और QUA दोनों एक साथ चौंक जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है, जैसे दोनों को एक ही बात समझ आ गई हो। चू रैन गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि QUA सच में लिंग हू की चिंता कर रही है। XUAN चू रैन के पास जाकर कहता है, चिंता मत करो चू रैन, वो तुम्हारी चिंता के लायक भी नहीं है। उधर QUA बिना कुछ सोचे सीधे लिंग हू के पास चली जाती है। XUAN उसे देखकर कहता है, खूबसूरत लड़कियों के दिल से खेलने की यही सजा होती है। QUA पलटकर उसे घूरती है और कहती है, तुम खुद को समझते क्या हो? चू रैन को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी चू रैन भी लिंग हू के पास आ जाती है और कहती है, मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर शंग वेन जरूर सफल होंगे। मुझे याद है, पहले भी उन्होंने ऐसे ही एक मरीज का इलाज किया था। आखिर में उन्होंने ज़हू पॉन्ड से थोड़ा खून निकलने दिया था। वो ऐसे दिखाती है जैसे उसे अभी अचानक ये बात याद आई हो, लेकिन QUA समझ चुकी थी कि चू रैन सिर्फ नाटक कर रही है। फिर भी वो कहती है, हाँ, मैंने भी यही सुना है। यही डॉक्टर शंग वेन की सबसे मशहूर टेक्निक है। उधर शंग वेन खुद हैरान होकर सोचता है, क्या ये मेरी टेक्निक है? मैंने तो इसे पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। इधर ओल्ड मास्टर लगातार खांस रहे थे और उनका बेटा बुरी तरह घबरा गया था। तभी शंग वेन समझाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ शरीर की गंदगी बाहर निकल रही है। अब बस आखिरी बूंद खून निकलने दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर XUAN बेचैन हो जाता है, क्योंकि यही असली तरीका था। अगले ही पल शंग वेन गर्दन के पीछे वाले आखिरी पॉइंट पर दबाव डालता है। अचानक टैंग शू सीधा उठकर बैठ जाते हैं, जैसे उनके शरीर में नई जान आ गई हो। वो हैरानी से कहते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से अपनी जवानी के दिनों में लौट आया हूँ। वो शंग वेन का हाथ पकड़कर पूछते हैं, तुमने आखिर मेरे अंदर इतनी ताकत वापस कैसे ला दी? XUAN पूरी तरह दंग रह जाता है, ये कैसे हो सकता है? इस टेक्निक के बारे में तो सिर्फ मुझे पता होना चाहिए था। शंग वेन मुस्कुराकर XUAN की तरफ देखता है और कहता है, अब समझ आया या नहीं? अब घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। फिर वो लिंग हू को आगे धकेलते हुए कहता है, अभी इसी वक्त यंग मास्टर लिंग हू के सामने घुटनों पर बैठो। लेकिन XUAN साफ इनकार कर देता है। वो गुस्से से कहता है, शंग वेन कोई महान डॉक्टर नहीं है, उसकी टेक्निक का कोई मतलब नहीं था। तुम सब घमंडी लोग हो जिन्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। शंग वेन शांत आवाज में जवाब देता है, तुम मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन सच यही है कि मैंने ओल्ड मास्टर को ठीक कर दिया और तुमने अब तक सिर्फ बातें ही की है। लिंग हू सोचता है, अच्छा है, ये दोनों आपस में ही लड़ते रहे। जब तक मैं बीच में नहीं पड़ता तब तक सब ठीक है। तभी आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ये XUAN तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन किया इसने कुछ भी नहीं। कह रहा था डॉक्टर नकली है, आखिर में उसी डॉक्टर ने ओल्ड मास्टर को ठीक कर दिया। XUAN गुस्से से फटने ही वाला था। उसे लगा बस अपनी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा दिखा देता हूँ और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल फ्लावर टेक्निक सबको दिखा देता हूँ। तभी उसकी नजर पास खड़ी चू रैन पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि यही सही मौका है। वो अपने हाथ जोड़ता है और अचानक उसके शरीर के चारों तरफ एनर्जी घूमने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वाह, ये तो सच में कमाल की ताकत है, ये आदमी सच में अलग है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे पहचान लेता है और कहता है, ये तो डिवाइन स्पिरिट हर्ब टेक्निक है। उधर लिंग हू सोचता है, देखो इस कमीने को, ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि लोग भूल जाएं कि इसे अभी घुटनों पर बैठना था। फिर भी वो मानता है कि ये तरीका काफी असरदार है। उसे यकीन था कि चू रैन और QUA जरूर XUAN की ताकत देखकर प्रभावित हो जाएगी, लेकिन जब वो उनकी तरफ देखता है तो दोनों उसी को घूर रही होती है। लिंग हू हैरान रह जाता है, ये दोनों मुझे क्यों देख रही है? इस समय तो इन दोनों को XUAN की ताकत देखकर प्रभावित होना चाहिए था। तभी चू रैन और QUA एक दूसरे की तरफ देखती है और दोनों समझ जाती है कि वो दोनों लिंग हू के दिमाग की बातें सुन सकती है।
अगले ही पल क्यू युए तेजी से आगे बढ़ती है और लिंग हू का हाथ पकड़ लेती है। क्यू युए मुस्कुराते हुए कहती है, बड़े शरारती हो तुम, बार बार पलटकर मुझे ही देख रहे थे। तभी पीछे से चू रान गुस्से में कहती है, जरा शर्म भी कर लो। तभी श्योजन बीच में आकर कहता है, अच्छा, लगता है मास्टर एक्सयूएन सच में काफी काबिल है। अब डॉक्टर शांग वेन को इन्हें और शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे यही खत्म कर देते हैं। लेकिन शांग वेन तुरंत मना कर देता है, बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से बात खत्म नहीं होगी। अभी कुछ देर पहले यही आदमी सबको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और अब ऐसे ही बचकर निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। श्योजन हंसते हुए कहता है, डिवाइन डॉक्टर सच में काफी मजेदार इंसान है, आपकी बातें सुनकर तो हंसी आ जाती है। चलिए अब इस मामले को यही खत्म कर देते हैं। तभी टैंक शू सबको रोकते हुए कहते हैं, आज यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सबने मेरी मदद के लिए जो कोशिश की उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। उधर लिंग हू सोचता है, आखिर श्योजन की वजह से ये बच ही गया। सच में अच्छा छोटा सा चमचा है, इसे पता है अगर आज विलन हार जाता तो शायद उसकी टांगे तक तोड़ दी जाती। एक्सयूएन चारों तरफ नजर घुमाता है और राहत की सांस लेता है। कम से कम मामला उतना खराब नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। फिर वो चू रान के पास जाकर कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे पता है आज मैंने अजीब व्यवहार किया, गुस्से में ऐसी बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन चू रान एक कदम पीछे हट जाती है और कहती है, तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये बात एक्सयूएन को अंदर तक चुभ जाती है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, नहीं, मुझे सब समझाना होगा। अभी मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। अपनी ताकत के दम पर मैं तुम्हें दौलत और आराम से भरी जिंदगी दूंगा। थोड़ी दूरी पर खड़ा लिंग हू चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहा था। एक्सयूएन आगे कहता है, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि एक दिन तुम्हारे सामने चमक सकूं और हम दोनों का भविष्य बेहतर बना सकूं। चू रान पूछती है, क्या सच में ये सब सिर्फ मेरे लिए है? एक्सयूएन बिना झिझक कहता है, बिल्कुल। अगर आज मुझे सिर्फ 3 नीडल से ओल्ड मास्टर का इलाज करने का मौका मिल जाता तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं होती। दूर खड़ा लिंग हू सोचता है, इस आदमी को ताकत का कितना घमंड है। खुद हार गया, सबके सामने बेइज्जत भी हुआ, फिर भी कह रहा है कि ये सब चू रान के लिए था। अभिनय तो कोई इससे सीखे, बेचारी लड़की इसकी बातों में जरूर आ जाएगी। लेकिन चू रान उसके दिमाग की हर बात सुन लेती है। तभी उसे अचानक समझ आता है कि एक्सयूएन की सारी भावुक बातें सिर्फ सोची समझी चाल थी। अगर लिंग हू की बातें उसे सुनाई नहीं देती तो वो सच में धोखा खा जाती। एक्सयूएन पूछता है, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? उधर लिंग हू सोचता है, रहने भी दो, अगर इसे एक्सयूएन के हारेम में जाना है तो जाए, ये इसकी अपनी पसंद है। वैसे भी शुरुआत से यही सगाई तोड़ना चाहती थी, जो करना है करे। लेकिन जैसे ही लिंग हू अपने दिमाग में पत्नी वाला ख्याल लाता है, चू रान का चेहरा बदल जाता है। एक्सयूएन ये देखकर पूछता है, क्या हुआ? चू रान सख्त आवाज में कहती है, हमारी शर्त याद है, जो हारेगा वो सबके सामने घुटनों पर बैठेगा, या फिर तुम इतने घमंडी हो कि हारने के बाद भी बिना सजा पाए चले जाओगे। एक्सयूएन चौंक जाता है, क्या कहा तुमने? उधर लिंग हू भी हैरान रह जाता है, ये क्या कर रही हो? इसे तो बचकर निकलने का मौका मिल गया था, इसे चुपचाप जाने दो, इसे और मत उकसाओ। चू रान तुरंत पलटकर उसे घूरती है और कहती है, मुझे मत देखो, एक्सयूएन की तरफ देखो। फिर वो वापस एक्सयूएन की तरफ मुड़ती है और कहती है, हमारी शर्त के हिसाब से हारने वाला घुटनों पर बैठेगा। एक्सयूएन पूछता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उस कचरे के सामने घुटनों पर बैठूं? उधर लिंग हू सोचता है, लगता है कहानी फिर से खुद को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है, जैसे सारी मुसीबत फिर से मेरी तरफ लौट रही हो। वो बिना ध्यान दिए क्यू युए का हाथ कसकर पकड़ लेता है। क्यू युए इसे उसके प्यार का इशारा समझ लेती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। चू रान भी ये देख लेती है। वो तुरंत लिंग हू को घूरती है और जोर से कहती है, लिंग हू इधर आओ। एक्सयूएन अपनी हार मान चुका है, अब ये घुटनों पर बैठेगा। एक्सयूएन कुछ पल के लिए उलझ जाता है, फिर खुद ही मुस्कुराने लगता है। अब समझ आया, चू रान ऐसा इसलिए कर रही है ताकि लोग ये ना कहे कि मैं अपनी बात से मुकर गया। वो मेरी इज्जत बचा रही है ताकि सब मुझे अपनी बात का पक्का इंसान समझे। ये सोचकर वो अपने सीने पर हाथ रखता है और चू रान का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी इज्जत और उसके वादे की लाज रख ली। एक्सयूएन फिर लिंग हू की तरफ देखकर कहता है, इधर आओ लिंग हू, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, मैं चू रान की वजह से घुटनों पर बैठ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं। इतना कहकर वो धीरे धीरे घुटनों पर बैठने लगता है। ये देखकर लिंग हू घबरा जाता है। रुको,
यही रुक जाओ। लिंग हु जोर से चिल्लाता है और तुरंत क्यू युए को अपने सामने ढाल बनाकर खड़ा कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट मेरी वजह से सबके सामने बेइज्जत हो गया तो मैं जिंदा कैसे बचूंगा। क्यू युए हल्का सा मुक्का उसके पेट पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन लिंग हु तुरंत अपना पेट पकड़कर कहता है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो सीधा बाथरूम की तरफ भाग जाता है। तभी अचानक सिस्टम सामने आ जाता है और उसे बधाई देता है। मिशन पूरा हुआ, तुम कहानी का ये हिस्सा सफलतापूर्वक पार कर चुके हो। लिंग हु हैरानी से पूछता है, क्या मतलब? मैं बच गया। उधर चुरान और क्यू युए भी उतनी ही उलझन में खड़ी रहती है। तभी अचानक आसपास की पूरी जगह मुड़ने लगती है और लिंग हु एक काले शून्य में खिंच जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो खुद को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। सिस्टम फिर से उसे बधाई देता है और कहता है, अब तुम्हारे पास अगले मिशन से पहले आराम करने के लिए पूरे 3 दिन है। लिंग हु पानी पीकर बैठ जाता है और पूछता है, इस बार कितने पॉइंट्स मिले? सिस्टम तुरंत जवाब दिखाता है, 2333 पॉइंट्स। ये देखकर लिंग हु भड़क जाता है, क्या इतनी बेइज्जती झेलने के बाद बस इतने ही पॉइंट्स मिले? सिस्टम शांत आवाज में कहता है, आराम से, हमारे पास पॉइंट्स गिनने का बिल्कुल सही तरीका है। लिंग हु कहता है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आखिर मुझे अपने असली दुनिया में वापस जाने के लिए ऐसी कितनी कहानियाँ पूरी करनी पड़ेगी? सिस्टम जवाब देता है, दूसरी दुनिया में तुम्हारी मौत उस गिरते हुए बिलबोर्ड की वजह से हुई थी, इसलिए वापस जाने के लिए तुम्हें रिसरेक्शन खरीदना होगा। लिंग हु तुरंत पूछता है, उसकी कीमत कितनी है? सिस्टम कहता है, रिसरेक्शन खरीदने के लिए 88,888 पॉइंट्स चाहिए। ये सुनते ही लिंग हु तकिया उठाकर सिस्टम पर फेंक देता है और कहता है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उसे तुरंत एहसास होता है कि एक कहानी पूरी करने पर औसतन सिर्फ 100 पॉइंट्स मिलते हैं। इस हिसाब से उसे लगभग 8000 कहानियाँ पूरी करनी पड़ेगी और हर कहानी के बीच 3 दिन का आराम भी मिलेगा। जल्दी से हिसाब लगाने के बाद वो सोचता है, इससे अच्छा तो मैं मरा हुआ ही ठीक हूँ। लेकिन सिस्टम उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहता है, जितना अच्छा प्रदर्शन करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। लिंग हु फिर से बिस्तर पर गिर जाता है और कहता है, मैं हार मानता हूँ, अब तो वापस जिंदा भी नहीं होना चाहता। 3 दिन बाद कहानी हाउ परिवार के हॉल में पहुँच जाती है। एक तेज रोशनी चमकती है और लिंग हु अचानक जाग जाता है। इस बार उसके लंबे बाल थे। वो कराहते हुए कहता है, हर बार ये टेलीपोर्टेशन इतना दर्द क्यों देता है? तभी कोई उसकी तरफ उंगली दिखाकर हंसता है, देखो इस निकम्मे को, प्यार में दिल टूट गया और सू परिवार की वजह से इसकी ये हालत हो गई। लगता है पिछली कहानी खत्म होते ही हम दूसरी दुनिया में आ गए। तभी कोई उसके कंधे पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगता है और कहता है, ऐसा मत करो, मुझे उल्टी आने वाली है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, पूरी कहानी सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज हो चुकी है। आज उस नॉवल का विलन लिंग हु अपनी पसंद की लड़की से शादी करने वाला था। ये सुनते ही लिंग हु समझ जाता है कि इस बार कहानी एक हिस्टोरिकल दुनिया में चल रही है। उस लड़की का नाम सू रुआनिंग था। दोनों परिवारों ने पहले ही उनकी शादी तय कर दी थी, लेकिन आखिरी समय पर प्रोटैगनिस्ट मिंग ये आ गया और दूल्हे की जगह खुद ले ली। तभी एक अंकल कहते हैं, इतनी मेहनत के बाद हम सब कुछ यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकते। तभी लिंग हु का कजिन टियान गुस्से से कहता है, हम उस कमीने मिंग ये को सू रुआनिंग छीनने नहीं दे सकते। अभी चलते हैं और दुल्हन को वापस लेकर आते हैं। तभी तीसरे अंकल गैंग सबको शांत रहने के लिए कहते हैं। उधर लिंग हु के पिता फेंग कहते हैं, मिस सू रुआनिंग बचपन से ही लिंग हु से प्यार करती थी। लेकिन गैंग अपने बड़े भाई से कहता है, सू परिवार ने अपना वादा तोड़ दिया, फिर भी आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? अगर वो हमारे परिवार की दोस्ती की कदर नहीं करते तो आज के बाद लिंग परिवार का उनसे हर रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। पूरी कहानी समझने के बाद लिंग हु सोचता है, क्या ये सब लोग बेवकूफ हैं? सू परिवार बहुत जल्द पूरे इलाके का सबसे ताकतवर परिवार बनने वाला है, क्योंकि भविष्य में मिंग ये की उपलब्धियां इतनी बड़ी होगी कि पूरे चुएन इलाके के लोग उसके आगे सिर झुकाएंगे। ऐसे परिवार से दुश्मनी लेना तो खुद मुसीबत बुलाने जैसा है। लिंग हु के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी और इस बार भी वहाँ मौजूद हर इंसान उसकी सोच सुन सकता था। वो आगे सोचता है, ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी पहली मोहब्बत खो रहा हूँ, इसमें इतना दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी ये मिंग ये आदमी मुझे तो काफी अच्छा इंसान लग रहा है। वो बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा है और हमारे परिवार ने उसकी जिंदगी और भी मुश्किल बना दी। अगर उसे इतना मजबूर ना किया गया होता तो शायद वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा भी नहीं होता। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो विलन हम ही बन जाएंगे। नहीं, सच कहूँ तो हम पहले से ही विलन हैं। लिंग हु के दिमाग की ये सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा राज सुन लिया हो।
तभी कोई कहता है, चलो सब बैठकर आराम से बात करते हैं। लेकिन माहौल इतना अजीब हो चुका था कि कोई भी बैठना नहीं चाहता था। सब असहज होकर नजरें चुराने लगते हैं और जल्दी से बात बदलने की कोशिश करते हैं। उधर नीले बालों वाला टियान हैरान खड़ा सोच रहा था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी लिंग हू के पिता फेंग कहते हैं, क्यों ना हम इस पूरे मामले को यही खत्म कर दे, तुम लोगों का क्या कहना है। लिंग हू तुरंत उनकी तरफ देखकर कहता है, पिताजी आप भी यही सोचते हैं ना, फिर इस बेकार बात पर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। बेहतर यही होगा कि हम बड़े दिल वाले बने और दोनों को खुशहाल शादी की शुभकामनाएं दे। तभी चेन पूछता है, ब्रदर लिंग हू, क्या आप सच में ये सब दिल से कह रहे हैं? यहाँ कोई दुश्मन भी नहीं है, इसलिए जबरदस्ती मुस्कुराने या मजबूत बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। लिंग हू अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ दोस्त, मुझे मजबूत बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही मजबूत हूँ। वैसे भी काफी देर हो गई है, अब मैं नहाकर सीधा सोने जा रहा हूँ। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जितनी जल्दी ये मामला खत्म हो जाए उतना अच्छा है। ये लोग जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी ही ज्यादा गड़बड़ करेंगे। इससे पहले कि कोई नई मुसीबत खड़ी हो, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसकी ये बात भी सभी लोग सुन लेते हैं और फिर से उलझ जाते हैं। चेन सोचता है, रुको, क्या अभी सच में मुझे लिंग हू की आवाज सुनाई दी थी? तभी अंकल गैंग खड़े होकर कहते हैं, बस बहुत हुआ, मीटिंग खत्म होती है, अब सब लोग जा सकते हैं। तभी लिंग हू को एक बात समझ आती है, उसका कजिन टियान तो बेवकूफी में किसी से भी मुकाबला कर सकता है। उधर पिता फेंग अब भी यही सोच रहे थे, आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है, कहीं किसी भूत ने इस पर कब्जा तो नहीं कर लिया। अपने कमरे में लौटकर लिंग हू सीधा बिस्तर पर गिर जाता है। आखिरकार अब उसे थोड़ी देर आराम करने का मौका मिला था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। आज सिस्टम इतना शांत क्यों है? इस बार उसने कोई अजीब बात भी नहीं कही, बस इतना बताया कि कहानी सिंक्रोनाइज हो चुकी है और फिर गायब हो गया। लिंग हू आवाज लगाता है, अरे छोटे सिस्टम, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। अगला चैप्टर लिंग परिवार के बगीचे से शुरू होता है। एक लड़की टियान का हाथ पकड़कर उसे किताब पढ़ने और अपने साथ पढ़ाई करने के लिए कह रही थी, लेकिन टियान सिर हिलाकर कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, यहाँ की सारी किताबें बेकार है। मैं अब बच्चा नहीं रहा जो बैठकर किताबें पढूं। मैं लिंग परिवार का दूसरा यंग मास्टर हूँ। मैं तो पैदा ही सबसे बेहतर बनने के लिए हुआ हूँ, फिर अपना समय इन सब में क्यों बर्बाद करूँ? वायु उसे समझाती है, तुम्हें महान विद्वानों की सीख जरूर पढ़नी चाहिए, तभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाना बंद करेंगे। लेकिन टियान हाथ हिलाकर कहता है, मैं इस बारे में बहस भी नहीं करना चाहता। ये किताबें किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसे सच में पढ़ने का शौक हो, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उधर लिंग हू अपने कमरे में चैन से सो रहा था। तभी अचानक टियान जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। लिंग हू चिढ़कर कहता है, अरे छोटे शैतान, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मेरी इतनी अच्छी नींद खराब कर दी। लेकिन टियान बिना रुके कमरे में घुस आता है और कहता है, हमारे पूर्वज तुम्हारे लिए कब्र खोद दे, पूरे परिवार के लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। लिंग हू बिना कुछ बोले फिर से बिस्तर पर मुंह के बल गिर जाता है। तभी उसका कजिन, जो कई बार किसी कजिन बहन जैसा व्यवहार करता था, लगातार बोलता रहता है, बाहर लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें कर रहे हैं। कोई तुम्हें सू परिवार का फेंका हुआ कचरा कह रहा है, कोई कह रहा है कि रुआनिंग ने तुम्हारे बजाय एक गरीब आदमी को चुन लिया क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुम इतने गंदे हो कि 10 दिन तक नहाते भी नहीं। लिंग हू सोचता है, ये मेरा कजिन तो आज मेरी पूरी इज्जत उतारने पर तुला हुआ है। फिर अगले ही पल वो सोचता है, वैसे देखा जाए तो ये बाकी लोगों से काफी अलग है। लिंग परिवार का इज्जतदार बेटा भी है और दिखने में भी अच्छा है। इसकी सबसे बड़ी कमी बस यही है कि बचपन से इसे जरूरत से ज्यादा बिगाड़ दिया गया। अफसोस, पूरी जिंदगी शराब और मौज मस्ती में बिताने के बाद आखिर में लिंग परिवार के बर्बाद होते ही इसकी भी दर्दनाक मौत होगी। बेचारा, इसके कपड़े तक उतरवा दिए जाएंगे, फिर इसे पूरे शहर के सामने गाय का गोबर उठाने की सजा मिलेगी और विद्वान लोग कहेंगे, अफसोस, लड़के में काबिलियत तो थी, लेकिन जिसने महान विद्वानों की सीख का विरोध किया उसका यही अंजाम होता है। इसे अब कोई नहीं बचा सकता। लिंग हू के दिमाग की इतनी लंबी बात सुनने के बाद टियान वही खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर जवाब क्या दे। लिंग हू हाथ हिलाकर कहता है, अच्छा भाई, अब मैं फिर से सोने जा रहा हूँ, तुम जाओ, आराम से घूमो फिरो, कुछ खाओ पियो और मजे करो। लेकिन टियान अचानक जोर से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो दिन भर मौज मस्ती करते रहते हैं। अब से मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगा।
ये सुनकर लिंगहू पूरी तरह हैरान रह जाता है। टियान रोते हुए वहाँ से निकल जाता है और कसम खाता है, आज के बाद मैं इतनी पढ़ाई करूँगा कि किताबें तक फट जाएगी और एक दिन सारे विद्वान मेरी इज्जत करेंगे। लिंगहू बिस्तर पर लेटा सोचता है, आखिर इसे अचानक हुआ क्या है। लेकिन इस समय उसे टियान से ज्यादा सिस्टम की चिंता थी। उसे जल्दी से अगला मिशन चाहिए था ताकि वो इस जगह से निकल सके। फिलहाल उसके पास ओरिजिनल कहानी के साथ चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद कोई दरवाजा खटखटाता है और बताता है कि सू परिवार की तरफ से उसके लिए निमंत्रण आया है। लिंगहू पूछता है, निमंत्रण कहाँ है? नौकर जवाब देता है, सू परिवार की एक यंग लेडी खुद इसे देने आई थी। वो आपको जूही एक्सायन रेस्टोरेंट में खाने पर बुला रही है। अगर आप कहे तो हम उन्हें वापस भेज दे। लिंगहू उलझ जाता है, सू रुआनिंग के अलावा मुझे कौन बुला सकता है जिसने खुद मुझे छोड़ दिया था? वो नौकर से पूछता है, आखिर कौन आई है? नौकर साफ जवाब नहीं दे पाता। आखिर में लिंगहू कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। लिंग परिवार के मुख्य दरवाजे पर कोई उसका इंतजार कर रहा था। सिर्फ उसकी खूबसूरत परछाई देखकर ही लिंगहू समझ जाता है कि वो सू रुआनिंग नहीं है। फिर ये कौन है? वो अपने कपड़े ठीक करता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, सुना है तुमने मुझे खाने पर बुलाया है, आखिर बात क्या है? लड़की पीछे मुड़कर उसे यंग मास्टर कहती है। लिंगहू वही रुक जाता है। एक मिनट, क्या ये तो पिछली कहानी वाली लड़की है? उसी समय दोनों के दिमाग में एक ही सवाल आता है, तुम यहाँ कैसे? लिंगहू हकलाते हुए कहता है, तुम? लड़की भौं उठाकर पूछती है, तुम क्या? फिर कहती है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। लिंगहू को तुरंत शक होता है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये जानबूझकर मुझे पहचानने का नाटक कर रहा है? बाहर से लिंगहू मुस्कुराकर कहता है, ओह, तो जूही एक्सायन रेस्टोरेंट का निमंत्रण तुम लेकर आई थी, सही कहा ना? वो जवाब देती है, हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने हैरान क्यों हो? अभी तो तुम यही कह रहे थे कि ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है, फिर अब ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? लिंगहू सोचता है, फिर वही शुरू हो गया। इन कहानियों की सारी लड़कियां जरूरत से ज्यादा चालाक होती है। क्यों समझ चुकी थी कि लिंगहू कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने उसे और छेड़ने का फैसला किया। लिंगहू गर्दन खुजलाते हुए कहता है, नहीं, बस अचानक तुम्हें देखकर थोड़ा चौंक गया था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम पहले से एक दूसरे को जानते हो, बिल्कुल परिवार की तरह। क्यों उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और कहती है, सच में कितना अजीब संयोग है। वैसे ये हरे रंग के कपड़े तुम पर उस काले और सुनहरी किनारी वाले कपड़े से कहीं ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये सुनते ही लिंगहू का चेहरा बदल जाता है। एक मिनट, ये तो उसी कपड़े की बात कर रही है जो मैंने टैन परिवार वाली कहानी में पहना था। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। सिस्टम, अब मजाक बंद करो और जल्दी से मेरा मिशन दे दो। क्यों तो ड्रैगन सी वाली कहानी की हीरोइन थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? क्यों उसे घूरते हुए कहती है, अब नाटक करना बंद करो बदमाश। क्या तुम्हें लगा सिर्फ कपड़े बदल लेने से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? या फिर अब भी इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम अपनी बचपन की दोस्त मिस वेनिंग से शादी नहीं कर पाए? ये सुनते ही लिंगहू तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। अगले ही पल वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और धीरे से कहता है, चुप रहो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, लेकिन अभी कुछ मत बोलना। क्यों को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो सोचती है, ये आखिर अपने ही घर में मुझसे क्या छिपाना चाहता है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं और आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से उन्हें देखते रह जाते हैं। लिंगहू के माता पिता भी पूरी तरह उलझ जाते हैं। उसके पिता कहते हैं, क्या मुझे सच में वही दिखाई दिया जो मैंने देखा? उसकी माँ सिर हिलाकर कहती है, हाँ, मैंने भी देखा। लिंगहू ने सबके सामने मिस क्यों का हाथ पकड़ लिया। पिता समझ ही नहीं पाते कि उनका बेटा आखिर माउंट क्यों की बेटी के इतना करीब कब हो गया। माँ वैंग जी कहती है, मुझे भी अभी पहली बार पता चला है। ये सुनकर पिता गुस्से में कहते हैं, उस बदमाश की हिम्मत तो देखो, दिन दहाड़े सबके सामने ऐसी हरकत कर रहा है। लेकिन वैंग जी उन्हें शांत करते हुए कहती है, इतना गुस्सा मत कीजिए, मिस क्यों अभी तक अविवाहित है और हमें अभी ये भी नहीं पता कि असल में मामला क्या है। बिना वजह किसी लड़की की बदनामी करना ठीक नहीं होगा। तभी कुछ देर बाद एक चाची भागती हुई आती है और जोर से चिल्लाती है, बहुत बड़ी खबर है। उन्हें ये देखकर यकीन ही नहीं होता। टियान यी जो कुछ देर पहले तक पढ़ाई का नाम सुनते ही भाग जाता था, अब अचानक इंपीरियल एग्जाम पास करने की जिद पकड़ चुका था। उसके माता पिता पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। टियान ने अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन भी ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। उसके हाथ में एक किताब थी और वो अटक अटक कर पढ़ते हुए किसी मुश्किल शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, इसे तो सदाचार शब्द का मतलब तक नहीं पता। उसी समय खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी।
वो इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट की होने वाली पत्नी थी। लिंग हू उसे देखकर सोचता है आखिर कोई इस लड़की से शादी क्यों करेगा। उधर लड़की सोच रही थी। टियान को अचानक पढ़ाई की क्या सूझ गई। वो तो पूरी तरह निकम्मा है, जरूर फिर से पैसे मांगने का कोई नया बहाना बना रहा होगा ताकि बाहर जाकर शराब पी सके। अच्छा ही है कि वो इतना बेवकूफ है कि कुछ सीख ही नहीं सकता, वरना और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता। इधर लिंग हू कमरे का दरवाजा लकड़ी से बंद कर देता है। फिर क्यू यूए से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस दुनिया में ह्यूनिंग की कजिन कैसे बन गई। क्यू यूए सिर हिलाकर कहती है, मुझे खुद कुछ पता नहीं। उस दिन जब हम एक्सयूएन वाली दावत में थे तभी अचानक तेज रोशनी हुई और मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तब मैं खुद को ह्यूनिंग की शादी में पाई। लिंग हू और भी उलझ जाता है। सिस्टम तो पहले ही गायब हो चुका था, अब ये एक कहानी के कैरेक्टर्स को दूसरी कहानी में भी भेज रहा था। फिर क्यू यूए पूछती है, वैसे तुम मुझे लेने दरवाजे तक क्यों आए थे? क्या तुमने ह्यूनिंग को सच में छोड़ दिया? लिंग हू तुरंत कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? मैं प्रोटैगनिस्ट की पत्नी छीनने जाऊंगा? इतनी भी जल्दी मरने का शौक नहीं है। शुक्र है इस बार राइटर ने मुझे ऐसी बेवकूफी नहीं करवाई। क्यू यूए मुस्कुराकर कहती है, लेकिन पिछली कहानी में तो तुम ऐसे नहीं थे। तुम चुपके चुपके एक्सयूएन को बेवकूफ बनाते रहे, चुरान के साथ भी उलझे रहे और मुझे भी छेड़ते रहे। ये सुनकर लिंग हू एकदम रुक जाता है। उसने अभी खुद को ऐसे बताया जैसे उसे पता हो कि वो किसी नॉवेल की कैरेक्टर है। वो सोचता है, एक मिनट, क्या इसे सच में पता है? क्यू यूए मुस्कुरा देती है, हाँ मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे हो। लिंग हू हैरानी से पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्यू यूए कहती है, तुम्हारी हर शिकायत, तुम्हारा हर बड़बड़ाना, मैं सब सुन सकती हूँ। लिंग हू को अचानक वो सारे अजीब पल याद आने लगते हैं जब क्यू यूए उसकी बातों पर बिना वजह अलग तरह से रिएक्ट करती थी। लेकिन फिर भी वो सोचता है, नहीं ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्यू यूए तुरंत जवाब देती है, ये बकवास नहीं है, सब सच है। लिंग हू उसे देखकर सोचता है, हीरोइन तो आखिर हीरोइन ही होती है, इसकी मुस्कान सच में कमाल की है। क्यू यूए तुरंत पूछती है, तुम्हें मेरी मुस्कान इतनी पसंद है? लिंग हू को तभी समझ आता है, ये सच में मेरी हर सोच सुन रही है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यही इसकी खास एबिलिटी है, दूसरे लोगों के मन की आवाज सुनना। और इधर उसका अपना सिस्टम किसी कबाड़ की तरह पड़ा है, ना ठीक से काम करता है और ना ही उसकी सोच छिपा पाता है। क्यू यूए हल्का सा हंसती है, फिर उसके पीछे आकर दोनों हाथ उसकी पीठ पर रख देती है और पूछती है, तुम मुझे इस कमरे में सिर्फ चुपचाप खड़ा रखने के लिए लाए हो? लिंग हू तुरंत उसका हाथ हटाते हुए कहता है, बस करो। लेकिन क्यू यूए मुस्कुराकर पूछती है, वो लड़का कहाँ गया जिसने होटल में मुझे इतना खूबसूरत कहा था? लिंग हू के माथे पर पसीना आ जाता है, ये लड़की तो लगातार हमला किए जा रही है। क्यू यूए आगे पूछती है, तुम सिर्फ सोचते हो या सच में खुद भी जानना चाहते हो? लिंग हू गहरी सांस लेकर कहता है, पिछली कहानी में शायद लिंग हू तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड था, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने स्कूल के समय तुमसे प्यार किया था। क्यू यूए मुस्कुराकर कहती है, और भी अच्छा, जिसने मुझे छोड़ा था उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अभी इस कमरे में सिर्फ हम दोनों हैं, तो बताओ इस हालात को क्या कहोगे? लिंग हू उलझकर पूछता है, किस हालात को? लेकिन अंदर ही अंदर उसके होश उड़ चुके थे। अगले ही पल क्यू यूए उसे हल्का सा धक्का देकर बिस्तर पर बैठा देती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, इसे कहते हैं एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की एक ही कमरे में। लिंग हू उसे चेतावनी देता है, आग से खेलने वाला आखिर में खुद भी जलता है और इस बार नुकसान हम दोनों का होगा। लेकिन तभी क्यू यूए अपनी खास अदाएं दिखाते हुए उसके और करीब आ जाती है। लिंग हू का पूरा आत्मविश्वास उसी पल डगमगाने लगता है। इस कहानी में माओ क्यूलिंग बस एक साधारण लड़की है और क्योंकि निंगी इस समय किसी दूसरी लड़की के पीछे भाग रहा है, इसलिए लिंग हू सोचता है कि अगर वो थोड़ी देर क्यूलिंग के साथ रह ले तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि क्यूलिंग ने अभी तक अपनी पूरी ताकत दिखाई ही नहीं थी। वो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे दिमाग में तो बड़े अजीब अजीब ख्याल चलते रहते हैं, मैं तो तुम्हें सीधा सादा लड़का समझती थी। वो हल्के से उसके पेट पर हाथ रखती है, तभी लिंग हू अचानक उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मुस्कुराकर कहता है, अब खुद ही शुरू किया है तो पीछे मत हटना। क्यूलिंग का चेहरा लाल हो जाता है। वो पूछती है, क्या सच में तुम यकीन से ये करना चाहते हो? लिंग हू बिना झिझक कहता है, बिल्कुल, आज जो मन करेगा वही करूँगा। क्यूलिंग भी मुस्कुराकर कहती है, अच्छा तो फिर देखते हैं तुम्हारी बातों में कितना दम है। और आखिरकार 22 चैप्टर बाद बेचारे लिंग हू को अपनी पहली जीत मिल ही जाती है। थोड़ी देर बाद क्यूलिंग मुस्कुराते हुए पूछती है, अभी कितना वक्त हुआ है? लिंग हू थकी हुई सांस लेते हुए कहता है, तुम इंसान हो भी या नहीं,
तुमने तो मेरी पूरी हालत खराब कर दी। क्यूलिंग हंसते हुए उठती है और कहती है, अब चलो, देर हो गई तो ज़ुइक्सिन रेस्टोरेंट में सब लोग हमारा इंतजार करने लगेंगे। लिंगहू नीचे अपनी हालत देखता है और सोचता है, अभी तो मुझे इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट से मिलना है, लेकिन मेरे पैर कांप रहे हैं, कमर टूट रही है, पूरे शरीर पर खरोंच और दांतों के निशान पड़े हैं, मेरी तो पूरी हालत खराब हो गई। क्यूलिंग उसकी ये बात भी सुन लेती है और मुस्कुरा कर कहती है, अगर अभी भी नहीं उठे तो रात को फिर से पिटाई होगी। बेचारा लिंगहू मजबूरी में उठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ज़ुइक्सिन रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां मालिक उनका स्वागत करता है। कमरे के अंदर दो लड़कियां पहले से बैठी होती है। उनमें से सुनहरे बालों वाली लड़की जैसे ही लिंगहू को देखती है वैसे ही हल्का सा शर्मा जाती है और धीरे से उसका नाम लेती है। लिंगहू उसे देखकर उलझ जाता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, इसकी तो शादी हो चुकी है। अगर इसके पति को जरा सा भी लगा कि हमारा कोई चक्कर चल रहा है तो इस दुनिया में मेरा नाम साफ करना नामुमकिन हो जाएगा। क्यूलिंग उसकी ये सोच सुनकर मुस्कुरा देती है, जबकि उस लड़की की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। दाईं तरफ लिंगहू के माता पिता बैठे थे और बाईं तरफ सू परिवार के बुजुर्ग। हु वेंग के माता पिता भी वही बैठे थे और हु वेंग भी काले रंग के कपड़ों में मौजूद थी। लिंगहू सबसे देर से पहुंचने के लिए माफी मांगता है और सोचता है कि यहाँ मेरे माता पिता भी है और हु वेंग के भी, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उसके पिता डांटे हुए कहते हैं, बेकार की बातें बंद करो, सीधे खड़े हो और बैठ जाओ। तभी सामने से निंगी चलता हुआ आता है, वही इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट। लिंगहू उसे देखकर सोचता है, आखिर असली खिलाड़ी आ ही गया, यही आगे चलकर पूरे व्यापार जगत पर राज करेगा। अगले ही पल उसे याद आता है कि उसकी सारी सोच सब लोग सुन सकते हैं। निंग ही निंग परिवार का इकलौता जिंदा सदस्य था। 20 साल पहले लगी भीषण आग में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। उसी समय सू परिवार उसे अपने साथ ले आया और हु वेंग के साथ उसकी सगाई तय कर दी गई। निंगी मुस्कुराकर लिंगहू से कहता है, सुना है तुमने मिस हु वेंग का हमेशा बहुत ख्याल रखा, तुम्हारा रिश्ता सच में खास था, बस अफसोस शादी वाले दिन मुलाकात नहीं हो पाई। लिंगहू तुरंत समझ जाता है कि ये सीधा ताना था। वो जवाब देने ही वाला था, लेकिन उसे याद आता है कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी किसी आधुनिक दुनिया से आया हुआ इंसान है। उसे अभी तक ये भी पता नहीं कि सामने खड़ा निंगी उसी जैसा है या इस दुनिया का असली इंसान। तभी निंगी सबकी तरफ देखकर कहता है, मेरी और हु वेंग की शादी को लेकर बहुत तरह की बातें चल रही थी, इसलिए मैंने आज सभी परिवारों को यहाँ बुलाया है ताकि सारी गलतफहमियां खत्म हो जाए। लिंगहू तुरंत समझ जाता है, ये चालाक आदमी मुझे परख रहा है, ये जानना चाहता है कि क्या अभी भी मेरे दिल में हु वेंग के लिए कोई भावना बची है और क्या लिंग परिवार उसके खिलाफ जाएगा। लेकिन लिंगहू अच्छी तरह जानता था कि आगे चलकर निंगी पूरे व्यापार जगत का सबसे ताकतवर आदमी बनने वाला है, उससे दुश्मनी लेना सीधी बेवकूफी होगी। इसलिए वो मुस्कुरा कर कहता है, गलतफहमी कैसी, आप दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो। सच कहूँ तो आप दोनों की जोड़ी कमाल की लगती है। मैं शादी में नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, और वैसे भी बचपन के दोस्त हमेशा शादी ही करे ऐसा कोई नियम थोड़ी है। मिस हु वेंग और मेरे बीच हमेशा सिर्फ एक साफ और सच्ची दोस्ती थी। निंगी हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, डर के मारे खड़ा इंसान सबसे पहले मरता है। लिंगहू उसकी बात सुनकर पूछता है, तुम मुझे जोकर समझ रहे हो क्या। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अचानक हंस पड़ते हैं और एक साथ कहते हैं, लगता है पूरी गलतफहमी थी। हु वेंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन क्यू यूए मुस्कुराकर कहती है, कुछ बातें बोली नहीं जाती, बस समझ ली जाती है। तभी निंगी अचानक लिंगहू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और सब लोगों से कहता है, आप लोग आराम से खाना खाइए, हम 2 मिनट में आते हैं। बाहर पहुंचकर निंगी गहरी सांस लेकर कहता है, सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। मैं हार्वर्ड का स्टूडेंट था, एक रात खाना लेने बाहर गया था, तभी लूटपाट के दौरान किसी ने मेरे सीने में चाकू मार दिया और वही मेरी मौत हो गई। लिंगहू घास का तिनका मुंह में डालते हुए कहता है, तुम्हारी कहानी भी कम दुखद नहीं है, मेरी तो उससे भी अजीब है। मैं एक लड़की से ऑनलाइन मिला था, उसने डेट पर बुलाया, मैंने सोचा KFC चलते हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने मेरे सिर पर एक भारी चीज दे मारी और वही खेल खत्म हो गया। जब आँख खुली तो इस दुनिया में था, मैं सू परिवार का गोद लिया हुआ अनाथ निकला। फिर वो पूछता है, और तुम्हारा क्या हाल है। निंगी पूछता है, तुम्हारी कहानी क्या है। लिंगहू कहता है, मेरे पास एक विलन सिस्टम है जो हर वक्त मेरी जिंदगी खराब करता रहता है, जहाँ जाता हूँ वही पिटाई होती है। निंगी हंसकर कहता है, अरे ये तो अच्छी बात है, तुम विलन हो, मतलब तुम्हें पूरी कहानी पहले से पता रहती होगी, ये तो सीधा ट्यूटोरियल मिल गया। लिंगहू सिर हिलाकर कहता है,
इतनी भी अच्छी बात नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता होता है कि आखिर में पूरा लिंग परिवार मारा जाएगा और उसके बाद मेरी भी मौत तय है। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर लिंग पूछता है, एक बात बताओ, तुम मुझे मारने का इरादा तो नहीं रखते ना? आखिर इस कहानी के हीरो तुम ही हो। निंगी मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरे लिए काम की चीज हो। तुम्हें कहानी का काफी कुछ पता है, तुम्हारी मदद से मेरा काम और आसान हो जाएगा। लिंग फिर पूछता है, लेकिन अगर हमने कहानी बहुत ज्यादा बदल दी तो क्या होगा? आखिर मैं विलन हूँ, अगर मैं अपना रोल नहीं निभाऊंगा तो शायद कोई और मुसीबत पैदा हो जाएगी। उसी समय वो अंदर ही अंदर सोचता है, आखिर वो निकम्मा सिस्टम गया कहाँ? निंगी कुछ देर सोचकर कहता है, क्या पता असली विलन तुम हो ही नहीं। उधर रेस्टोरेंट के अंदर हु वेंग बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो सोचती है, आखिर ये दोनों बाहर क्या बात कर रहे हैं, कहीं इस बार विलन मैं तो नहीं। आखिर वो खुद को रोक नहीं पाती और बाहर चली जाती है। बाहर पहुंचकर वो दोनों को गंभीर चेहरे के साथ बैठा देखती है और तुरंत समझ लेती है कि जरूर कोई टकराव चल रहा है। वो फौरन निंगी के कंधे पर हाथ रखकर लिंग से कहती है, जो कहना है साफ साफ कह दो। पहले कभी हमारी सगाई रही होगी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। अब मैं निंगी के साथ हूँ, इसलिए हमारा पीछा करना बंद कर दो। निंगी हैरानी से कहता है, हु वेंग तुम्हें गलतफहमी हुई है, इसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है, हम तो बस दोस्त की तरह बात कर रहे थे। लिंग भी सिर हिलाकर हामी भर देता है, लेकिन हु वेंग मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, अभी पहली बार मिले हो और सिर्फ 10 मिनट बात की है, इतनी जल्दी दोस्त भी बन गए, क्या तुम इसे किसी तरह धमका रहे हो? निंगी तुरंत कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लिंग 3 उंगलियां उठाकर कसम खाता है, मैं लिंग आज यही कसम खाता हूँ कि हु वेंग के लिए मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी जिंदगी बुरी हो और मेरी मौत उससे भी बुरी हो। अंदर ही अंदर वो सोचता है, ये कसम तो आराम से खा सकता हूँ, मिशन पूरा होते ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। हु वेंग फिर भी पूरी तरह यकीन नहीं करती और पूछती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? लिंग मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी सफल रहे। तुम्हें इससे अच्छा इंसान कभी नहीं मिल सकता। देखो इसे, यही आगे तुम्हारा सबसे अच्छा ख्याल रखेगा। निंगी हल्की सी शर्माते हुए बस सिर हिला देता है। दोनों थोड़ा असहज हो जाते हैं, जबकि हु वेंग अब भी कुछ समझ नहीं पाती। आखिर में निंगी कहता है, चलो अब अंदर चलते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। वो जाते जाते लिंग की तरफ इशारा करता है। लिंग राहत की सांस लेते हुए सोचता है, आखिरकार ये मामला शांति से खत्म हो गया। अब सु परिवार भी दुश्मन नहीं रहेगा, मतलब फिलहाल मेरी जान बच गई। रेस्टोरेंट का माहौल पूरी तरह शांत था, तभी अंकल टेंडरनेस अंदर आए। सु परिवार के बुजुर्ग हु वेंग को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। सबसे पहले वो पूछते हैं, बाहर तुम लोगों का झगड़ा तो नहीं हुआ था? फिर वो कहना शुरू करते हैं कि सु परिवार के बाकी बच्चे अभी इतने काबिल नहीं है, इसलिए अब उन्हें पूरी उम्मीद सिर्फ हु वेंग से है। वो अफसोस जताते हुए कहते हैं कि उनका मन था हु वेंग की शादी लिंग से हो जाए, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। साफ पता चल रहा था कि वो बस बातें बना रहे थे। हु वेंग के पिता तुरंत कहते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हु वेंग बहुत समझदार लड़की है और आगे चलकर बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। हमारे दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। उधर क्यू यूए बार बार लिंग की माँ को अपनी तरफ मुस्कुराते और इशारे करते देख रही थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लिंग भी हैरान था। कल तक उसके पिता सु परिवार को बुरा भला कह रहे थे और आज वही उनके सबसे अच्छे दोस्त बने बैठे थे। थोड़ी देर बाद सु परिवार के बुजुर्ग सबका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आज की दावत बहुत अच्छी रही। सब लोग उठकर जाने लगते हैं। क्यू यूए भी बाहर निकलती है, तभी निंगी लिंग को रोक कर कहता है, कुछ दिन बाद जब मैं खाली हो जाऊंगा तब हम दोबारा मिलेंगे। आगे क्या करना है वो भी तय कर लेंगे। दोनों की नजर उसी तरफ जाती है जहाँ क्यू यूए खड़ी थी। वो चुपके से पर्दा हटाकर लिंग को इशारा करती है कि बाद में उसे मैसेज करना। लिंग अंदर ही अंदर सोचता है, अरे लड़की जरा शर्म करो, मेरे माता पिता यहीं खड़े हैं। तभी उसकी माँ उसका कान पकड़कर कहती है, बहुत हो गया। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर उसके पिता अचानक पूछते हैं, बेटा अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच गई है, क्या तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो? उसकी माँ भी उसे घूर रही थी जैसे अभी जिंदा नहीं छोड़ेगी, लेकिन लिंग को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। किसी तरह घर पहुंचकर वो थका हुआ अपने कमरे में गिर जाता है और फिर से सिस्टम को बुलाने लगता है। पूरे 3 दिन हो चुके थे, लेकिन वो बेकार सिस्टम अब तक दिखाई नहीं दिया। तभी बाहर अचानक शोर मच जाता है। कोई खुशी से चिल्ला रहा था कि राजकुमारी का जन्म हो गया। लिंग को तुरंत याद आता है कि ये बच्ची उसके तीसरे चाचा की पत्नी ने अभी अभी जन्मी है।
वो वापस लेटकर सोने ही वाला था कि अचानक उसे कहानी का अगला हिस्सा याद आ जाता है। आज रात यही बच्ची मार दी जाएगी। उसके तीसरे चाचा की कई पत्नियां थी और बीच वाली पत्नी इस नवजात बच्ची को मरवाना चाहती थी। अगर बच्ची मर गई तो उसकी माँ सदमे में आत्महत्या कर लेगी। तीसरे चाचा भी टूट जाएंगे और पूरा परिवार बिखर जाएगा। क्योंकि बच्ची का जन्म अभी हुआ था इसलिए हमला किसी भी पल हो सकता था। तभी लिंगहू की नजर एक बूढ़ी नौकरानी पर पड़ती है जो बड़ी संदिग्ध तरीके से बच्ची को लेकर जा रही थी। लिंगहू समझ जाता है कि वो इसे किसी भी कीमत पर मरने नहीं दे सकता। वो चुपचाप उसके पीछे चल देता है। बूढ़ी औरत बच्ची को देखकर धीरे से कहती है, अफसोस छोटी सी जान, लेकिन आज रात तुम्हारा गला घोंट दिया जाएगा। तभी पीछे से आहट सुनकर वो पलटती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाती लिंगहू उड़ते हुए सीधा उसकी छाती पर लात मार देता है। वो तुरंत बच्ची को अपनी बाहों में उठा लेता है और गुस्से में पूछता है, इतनी रात को तुम इस बच्ची को लेकर कहाँ भाग रही थी? बूढ़ी नौकरानी घबरा कर कहती है, यंग मास्टर आपने गलत समझा, मैं इसे नुकसान पहुँचाने नहीं जा रही थी, बस दूसरी नौकरानी के पास छोड़ने ले जा रही थी ताकि वो इसका ध्यान रख सके। लिंगहू शक भरी नजर से पूछता है, सच बोल रही हो? वो जल्दी जल्दी सिर हिलाकर कहती है, हाँ देखिए ना, ये रो भी नहीं रही। लिंगहू तुरंत समझ जाता है कि नवजात बच्ची का बिल्कुल ना रोना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर बूढ़ी औरत सोच रही थी कि अगर बच्ची लिंगहू के हाथों मर गई तो इल्जाम उसी पर जाएगा। तभी लिंगहू बच्ची को हल्का सा पलटकर उसकी पीठ पर प्यार से थपकी देता है। अगले ही पल बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। वो राहत की सांस लेकर सोचता है, लगता है पिछली दुनिया में जो चीजें देखी थी वो आखिर आज काम आ ही गई। बूढ़ी औरत डरकर भाग जाती है और चिल्लाती रहती है कि अगर बच्ची को कुछ हो गया तो जिम्मेदार लिंगहू होगा। लेकिन लिंगहू आराम से बच्ची का छोटा सा पैर पकड़कर देखता है और यकीन कर लेता है कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद वो बच्ची को गोद में लेकर सीधे उस कमरे की तरफ चल पड़ता है जहाँ प्रिंसेस चेन यांग ने उसे जन्म दिया था। महल की नौकरानियां लिंगहू को देखकर पूछती है, यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लिंगहू बिना रुके जवाब देता है, मैं बच्ची को उसकी माँ के पास लेकर आया हूँ। ये सुनकर सभी नौकरानियां आपस में फुसफुसाने लगती है। इन्हें क्या हो गया? क्या इन्हें पता नहीं कि बच्ची मर चुकी है और प्रिंसेस अभी दुख में है? लेकिन लिंगहू किसी की बात नहीं सुनता और सीधे अंदर चला जाता है। वो सबको रास्ते से हटने के लिए कहता है। कमरे के अंदर पहुँचते ही गैंग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिंगहू बच्ची को चेन यांग की गोद में देते हुए कहता है, पहले इसे देखिए। कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। सबको तो यकीन था कि बच्ची मर चुकी है। गैंग तो यहाँ तक कह देता है, अगर बच्ची मर भी गई तो क्या हुआ, बाद में दूसरी हो जाएगी। लेकिन लिंगहू तुरंत कहता है, बच्ची मरी नहीं है। गैंग गुस्से में कहता है, बेकार की बातें मत करो, मेरी पत्नी पहले ही बहुत दुखी है। तभी चेन यांग पूछती है, आखिर सच क्या है? लिंगहू सोचता है, ये लोग इतने भोले कैसे हो सकते हैं? कोई अनजान दाई आकर कह दे कि बच्ची मर गई और ये लोग बिना देखे ही मान गए। लगता है प्रेगनेंसी ने सबकी अकल ही बंद कर दी है। चेन यांग उसकी ये सोच भी सुन लेती है। वो तुरंत बच्ची को गोद में लेकर देखती है और अगले ही पल खुशी से रो पड़ती है। बच्ची पूरी तरह जिंदा और बिल्कुल ठीक थी। गैंग हैरान होकर कहता है, लेकिन दाई ने तो कहा था कि बच्ची की सांस रुक गई थी। चेन यांग तुरंत समझ जाती है कि अगर दाई ने ऐसा कहा था तो जरूर उसी पर शक होना चाहिए। दूर खड़ा लिंगहू राहत की सांस लेते हुए सोचता है, चलो आखिर इन्हें समझ तो आया। अब कम से कम असली गुनहगार तक पहुंचने का मौका मिलेगा। गैंग बच्ची को गोद में लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चेन यांग उसके सीने पर हाथ मारकर उसे रोक देती है। वो कहती है, पहले मैं कमजोर थी लेकिन अब नहीं। तुम्हें भी बाकी सबकी तरह धोखा दिया गया था। अब इस बच्ची के पास आने का तुम्हें कोई हक नहीं है। माहौल अचानक गर्म हो जाता है। गैंग कुछ पल लिंगहू को घूरता है, लेकिन लिंगहू ऐसे खड़ा रहता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। आखिर में गैंग सिर्फ इतना कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा होगा। तुम अभी कमजोर हो इसलिए आराम करो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। अपने कमरे में पहुंचकर गैंग एक चिट्ठी लिखता है। उसमें लिखा था कि लिंगहू ने पूरी योजना बिगाड़ दी और अब चेन यांग को भी शक हो गया है। वो उस चिट्ठी को कबूतर के साथ बांधकर उड़ा देता है। कुछ देर बाद वो संदेश एक ऐसे आदमी तक पहुंचता है जिसकी उंगलियों में कई अंगूठियां थी। वो चिट्ठी पढ़कर कहता है, अब दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इधर लिंगहू चेन यांग से कहता है कि अब वो चलता है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर बच्ची पर पड़ती है। वो मुस्कुराकर सोचता है, अच्छा है, इसे तो दूध भी भरपूर मिल रहा है। शैतान कहीं की। कमरे से बाहर निकलकर वो आंगन में पहुंचता है और सोचता है कि बाकी लोग क्या कर रहे होंगे। तभी उसकी नजर टियान पर पड़ती है जो पूरी लगन से पढ़ाई कर रहा था। थोड़ी देर बाद ताओ होंग भी वहाँ आ जाती है। वो उसके दूसरे चाचा की पत्नी थी। वो टियान से कहती है,
मैं तुम्हारे लिए मशरूम का सूप बनाकर लाई हूँ। टियान बिना सिर उठाए कहता है, वही रख दीजिए, पढ़ाई खत्म करके पी लूंगा। लेकिन ताओ होंग जिद करने लगती है। वो खुद मेज साफ करती है और सूप सामने रख देती है। फिर नौकरानी आकर टियान के हाथ से ब्रश भी हटा देती है, जिस पर वो परेशान हो जाता है। ये सब देखकर लिंगहू समझ जाता है कि ताओ होंग जानबूझकर टियान को निकम्मा बनाना चाहती है, जैसे वो चाहती हो कि ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ हासिल ही ना कर पाए। टियान उसकी ये सोच सुन लेता है और चौंकर इधर उधर देखने लगता है। धीरे धीरे उसे भी ताओ होंग की असली नियत पर शक होने लगता है। उधर ताओ होंग सोच रही थी कि शायद उसकी इतनी परवाह देखकर टियान का दिल पिघल गया है। वो उसके पास जाकर कहती है, तुम्हारी आंखें बहुत लाल हो गई है, अब पढ़ाई छोड़कर आराम करो, ज्यादा पढ़ोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन टियान को उसकी मीठी बातें सुनकर ही अजीब सा डर लगने लगता है। उसका मन करता है कि बस कमरे में जाकर सो जाए और इस औरत से जितना हो सके उतना दूर रहे। तभी लिंगहू किसी को कहते सुनता है कि टियान आजकल बहुत मेहनत कर रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया? लिंगहू भी हंसते हुए पूछता है, हाँ भाई, अब बता भी दो, इतनी मेहनत करने की वजह क्या है? टियान गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने सपने में अमर लोगों को देखा था। उन्होंने बताया कि इस जन्म में मैं अपने पिता का इकलौता बेटा बनूंगा। लेकिन अगर मैं ताओ होंग की बात मानकर शराब पीता रहा, मौज मस्ती करता रहा और पढ़ाई छोड़ दी तो आखिर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी मौत हो जाएगी, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे। ये सुनते ही ताओ होंग का चेहरा उतर जाता है। वो घबरा कर कहती है, नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी सेहत की चिंता करती थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगले ही पल वो मुड़कर चुन लिन को आवाज देती है और कहती है, सामान बांधो, हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इस पार्ट में लिंगहू ने एक मासूम बच्ची की जान बचा ली। टियान की सोच पूरी तरह बदल गई और सबसे बड़ी बात, क्यू यूए भी इस नई दुनिया में आ चुकी है। लेकिन अब सिस्टम गायब है, असली विलन कौन है ये भी साफ नहीं है। और आगे लिंगहू की मुलाकात ऐसे दुश्मनों से होगी जो उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। अगर अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले पार्ट में।